हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी यूरोपीय व्यापारी हमारे भारत देश में व्यापार करने आए उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं। आज भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो आगमन हुआ तो इनमें हम फ्रांसीसियों के बारे में बात करेंगे। कल हमने अंग्रेजों एवं डेनिश के बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों आज हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस रूप में हुआ। सबसे पहले आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी। तो पहले पार्ट में हमने पुर्तगाली एवं डच के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में अंग्रेज एवं डेनिश के बारे में पढ़ा। आज हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? क्या यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और भारत को लास्ट में किसने छोड़ा? पुर्तगालियों ने छोड़ा। 3 फैक्ट याद रख लीजिए, अंत में आए फ्रांसीसी, पहले आए पुर्तगाली, और लास्ट में भारत को किसने छोड़ा? पुर्तगालियों ने छोड़ा। और अब फ्रांसीसी के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी तथा इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। अनुदान, कर्जे तथा अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कंपनी पूरे तरीके से फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर थी, और आगे चलकर यही निर्भरता कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हुई। एक बार फिर से देख लो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था कंपनी पर, अनुदान, कर्जे तथा अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कंपनी पूरी तरीके से फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर थी, और आगे चलकर यही निर्भरता कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हुई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? मैंने आपको हाल ही में बताया, कब? 1664 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या तो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? चलिए सभी डाउट क्लियर करता हूं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कल भी मैंने आपको बताया था 1600 में इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 में। तो चारों कंपनियों के वर्ष आपने याद रख लिए। सबसे पहले मैंने बताया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1664 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में कहा? सूरत में स्थापित किया। दोस्तों अंग्रेजों ने भी अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। और फ्रांसीसियों ने भी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। और जल्द ही फ्रांसीसियों ने कोलकाता के नजदीक स्थित चंद्रनगर में तथा पौंडीचेरी में अपनी स्थिति मजबूत बना ली। यानी कि सूरत के बाद यह फ्रांसीसियों ने जल्द ही कोलकाता के नजदीक स्थित चंद्रनगर में तथा पौंडीचेरी में अपनी स्थिति मजबूत बना ली। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? सूरत में लगाया। सही आंसर है ऑप्शन सी। और फ्रांसीसियों के पौंडीचेरी स्थित कारखाना की किलेबंदी कर फोर्ट लुई नाम दिया गया। क्या?
फ्रांसिसियो के पौंडीचेरी स्थित कारखाने की किलेबंदी कर दी गई और जिसको फोर्ट लुई नाम दिया गया। फ्रांसिसियो ने हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा रीयूनियन द्वीपों पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। क्या यह फ्रांसिसियो ने हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा रीयूनियन द्वीपों पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। और यद्यपि भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी, किंतु 1742 के पश्चात यह कंपनी व्यापारिक लाभ कमाने हेतु की तुलना में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गई। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट चेंज कर लिया, व्यापार हेतु आई थी और राजनीति में प्रवेश कर लिया। देखो, यद्यपि भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी, किंतु 1742 के पश्चात यह कंपनी व्यापारिक लाभ कमाने हेतु की तुलना में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गई, जिसके कारण फ्रांसिसियो का अंग्रेजों के साथ टकराव आरंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक का युद्ध नाम से जाना जाता है। 1746 से 48 में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध बना। और दोस्तों, आपने सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में कहीं हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। याद रख लीजिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748 के बीच। एक बार फिर से पढ़ो कि हुआ क्या कि यद्यपि भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी, किंतु 1742 के पश्चात यह कंपनी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गई, जिसके कारण फ्रांसिसियो का अंग्रेजों के साथ टकराव आरंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1746 से 48 में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध बना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। यही कारण से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। किन किन के बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। एक बार फिर से पढ़ लो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। यूरोप में चलने वाला यह युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया तथा यहां दोनों कंपनियां आपस में टकराने लगी। 1748 में यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई। क्या नतीजा आया कि 1748 में यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच जो संघर्ष हो रहा था वो समाप्त हो गया। और 1749 से 54 के बीच हुए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? जिसका कारण था कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इमेज में आप देख सकते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन तथा हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया। दोस्तों, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दो गुटों में बट गए। एक तरफ फ्रांसीसी ने किसका सहारा लिया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। तो वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन तथा हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया। आगे क्या हुआ कि 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक का अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका बेटा मोहम्मद अली भागकर त्रिचुरापल्ली चला गया। और इस तरह अब कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया तथा चंदा साहब ने इस जीत की खुशी में फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट स्थित 80 गांव पुरस्कार स्वरूप दिए। दोस्तों, जो यह कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ है? देखो, 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक का अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका बेटा मोहम्मद अली भागकर
त्रिचुरापल्ली चला गया और इस तरह अब कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया था तथा चंदा साहब ने इस जीत की खुशी में यह फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट स्थित 80 गांव पुरस्कार स्वरूप दिए। तो दूसरी तरफ हैदराबाद में क्या हुआ कि दूसरी ओर हैदराबाद में भी फ्रांसीसी सफल हुए। नासिर जंग मारा गया तथा मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बना और इस जीत की खुशी में मुजफ्फर जंग ने पांडिचेरी के निकट स्थित जमीनें तथा मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार के रूप में दे दिया। यानी कि एक तरफ से यह फ्रांसीसी कंपनी की जीत हुई और अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। एक बार फिर से देखो कि हैदराबाद में क्या हुआ था, तो दूसरी ओर हैदराबाद में भी फ्रांसीसी सफल हुए। नासिर जंग मारा गया तथा मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बना और इस जीत की खुशी में मुजफ्फर जंग ने पांडिचेरी के निकट स्थित जमीनें तथा मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार के रूप में दे दिया। और इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसे ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। किसको? डुप्ले को ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। इमेज आप देख सकते हैं, कृष्णा रिवर से लेकर यहां कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों को उसे ऑनरेरी गवर्नर यानी कि डुप्ले को गवर्नर बना दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। कब बना? 1742 में। और डुप्ले ने नवाब की सुरक्षा का हवाला देकर अपने एक सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। और दोस्तों हैदराबाद में यह सैन्य टुकड़ी को नियुक्त करने का पर्पस क्या था? जबकि इस सैन्य टुकड़ी की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य हैदराबाद के दरबार में अपने प्रभाव को बनाए रखना था। तो दोस्तों डुप्ले ने जो चाल चली वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी अपने शासन को बनाए रखने के लिए। क्या किया कि डुप्ले ने नवाब की सुरक्षा का हवाला देकर अपने एक सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। जबकि इस सैन्य टुकड़ी की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य हैदराबाद के दरबार में अपने प्रभाव को बनाए रखना था। और इसी दौरान मुजफ्फर जंग एक दुर्घटना में मारा गया, जिसके बाद बुस्सी ने निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को यहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। बदले में सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश के मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुद्रे तथा चिक्काकोल जिले जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था वो दे दिए। दोस्तों क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग एक दुर्घटना में मारा गया, जिसके बाद बुस्सी ने निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को, किसको? सलाबत जंग को यहाँ गद्दी पर बैठा दिया। तो बदले में सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश के मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुद्रे तथा चिक्काकोल जिले जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था वो भेंट स्वरूप दे दिए। और इस तरह दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति अब अपने चरम पर थी। तो दूसरी तरफ अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से नासिर जंग एवं मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। दोस्तों अब अंग्रेजों ने जो चाल चली वो देखो कि दूसरी तरफ अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से नासिर जंग एवं मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। और इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में 500 सिपाहियों के साथ अर्काट पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। और इससे विवश होकर फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा चंदा साहब की हत्या कर दी गई। यहाँ दोस्तों टर्निंग पॉइंट आया रॉबर्ट क्लाइव की वजह से कि इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में 500 सिपाहियों के साथ अर्काट पर हमला किया तथा उसे जीत लिया। और इससे विवश होकर फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। अंततः भारतीय युद्ध खर्चों से परेशान होकर तथा अमेरिकी उपनिवेश के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों की यह बात मान ली कि डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया जाए। दोस्तों अंग्रेजों ने शर्त रखी फ्रांसीसी सरकार से कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। तो यह फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों की यह बात मान ली और डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया। एक बार फिर से देखो कि अंततः भारतीय युद्ध खर्चों से परेशान होकर
तथा अमेरिकी उपनिवेश के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों की यह बात मान ली कि डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया जाए और डुप्ले की जगह गोदहे को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। डुप्ले की जगह किसने ली? गोदहे। गोदहे को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी बीच 1757 से 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। क्या? 1757 से 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी कि यह वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट था। और दोस्तों, यह वांडीवाश का युद्ध जीतने के बाद पौंडीचेरी अंग्रेजों के हाथ में चला गया। एक बार फिर से देखो कि जनवरी 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वह युद्ध था वांडीवाश का युद्ध, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और भारत में इन दोनों शक्तियों के बीच चल रहे इस संघर्ष का अंत 1763 में संपन्न हुए पेरिस समझौते के साथ हो गया। इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनके किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया। दोस्तों, समझौता हो गया 1763 में। कौन सा समझौता हुआ? पेरिस समझौता। और इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनके किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया। चलिए आंसर बताइए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं, तो यह तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो दोस्तों, यह युद्ध की समाप्ति पेरिस संधि से हुई। और अब वे भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। क्या? फ्रांसीसी अब भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ हमने सभी यूरोपीय कंपनियां जो हमारे भारत देश में व्यापार हेतु आई उनके बारे में चर्चा की। और यह टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।